Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we are going to study today is multiple sclerosis. Multiple sclerosis क्या है? It's basically sclerosing of the white matter. यहाँ पे जो demyelination हो जाती है different spaces में in the brain और टिपिकली एक फोकल रीजन में नहीं होती, डिफरेंट जगहों पे होती है एंड इट गिव राइज टू अ नंबर ऑफ सेंसरी या मोटर बेसिकली सेंसरी डिफेक्ट्स जो कि पर्टिकुलरली एक फोकल रीजन की वजह से नहीं होते हैं, फोकल लीजन की वजह से नहीं होते. इट्स मोर कॉमन इन फीमेल्स एंड एक इसका एक टेबल है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और इसकी मैकडोनल्ड्स क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस जो हम पढ़ते हैं. पहले हम इसके पढ़ते हैं कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस क्या होती हैं. कैप्लन में ही एक सिनेरियो दिया हुआ दैट्स वेरी गुड. ए 32 ईयर्स ओल्ड वुमन, दैट्स आई टोल्ड यू कि यंग ग्रुप फीमेल्स में होता है लेस दैन 55 ईयर्स ऑफ एज, मोर कॉमनली इन चाइल्ड बेयरिंग एज फीमेल्स, came to the emergency department with the development and complaining of numbness and tingling. अब sensory complaints हैं in the right hand. Her symptoms began several days ago and have worsened over the last several hours. Worsen मतलब ये progressive है. She states that 3 years ago she had an episode of seeing double against VN सेंस रिलेटेड कि पहले भी उसे एक एपिसोड आ चुका है, पीरियड अटैक आ चुका हुआ है. इसका मतलब ये है कि ये रिलैप्स्ड रिमिटिंग टाइप है. ठीक है, लास्टेड फॉर 2 days एंड रिजॉल्व ऑन इट्स ओन. फिजिकल एग्जामिनेशन इज सिग्निफिकेंट फॉर हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सेस बायलेटरली इन हर हैंड्स एंड इंक्रीज पास्टिसिटी इज नोटेड इन हर लोअर एक्सट्रीमिटीज. और सेंसरी से मोटर की तरफ भी जा रहा है इसकी कंप्लेंट है. व्हाट इज़ मल्टीपल स्क्लेरोसिस? Multiple sclerosis is an autoimmune inflammatory disease of the central nervous system का white matter that is characterized by a relapsing and progressive course. Relapse करता है, बार बार आता है and progress करता है एक जगह से एक लीजन से दूसरे लीजन तक. What are the causes of multiple sclerosis? ये एक multifactorial disease है जिसमें genetic भी involved है और obviously acquired BLI. इसमें different और factors भी involve हो सकते हैं. Trauma, infections. It's more common in females North European descent of childbearing age and environmental triggers like infection, dietary, climate भी involve हो सकता है. Pathologically, focal areas of demyelination are characteristic of the disease. You find demyelinating lesions in the MRI. Clinical presentation में person complains of weakness, numbness, tingling, steadiness or unsteadiness of the limb, urinary urgency or retention, blurry VN, double VN, all common initial manifestation of the disease. And then the symptoms, they may persist for several days and several weeks, and they may resolve spontaneously over a few days, and they may relapse too. ठीक है, several forms में एक है relapsing remitting disease के प्रोग्रेशन इज करेक्टराइज बाय रिलैप्सिंग ऑफ द एक्टिव डिजीज़. बार बार एक्टिव डिजीज़ आ जाती है और रिमिशन होने ही नहीं देती. इनकम्प्लीट रिकवरी ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ रिमिशन. सेकेंडरी प्रोग्रेसिव डिजीज़ है. द प्रोग्रेशन बिकम्स ओवर एग्रेसिव, मोर एग्रेसिव सो दैट इट इज़ कंसिस्टेंट विद वर्सनिंग फंक्शन अकर्स. सेकेंडरी प्रोग्रेशन इज़ लाइक वर्सनिंग के क्योंकि बार बार जो है डिजीज़ जो है वो प्रोग्रेस कर रही है और इट इज़ बिकमिंग मोर एग्रेसिव. प्राइमरी प्रोग्रेसिंग डिजीज़, द सिम्टम्स आर प्रोग्रेसिव फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ द डिजीज़. ऑनसेट से लेकर अर्ली ऑनसेट ऑफ डिसेबिलिटी तक दे प्रोग्रेसिव बट इट्स नॉट एग्रेसिव. एक चीज़ जो आपने इस मल्टीपल स्क्लेरोसिस में याद रखनी है ना, वो ये याद रखनी है कि आपने डायग्नोसिस कैसे बनाना है. कोई भी पर्सन एक सिम्टम के साथ नहीं आएगा और इसका कोई एक पर्टिकुलर सिम्टम नहीं है दैट वुड लीड यू टू गिव द डायग्नोसिस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस. The diagnosis is made clinically when a young patient, usually less than 55 years of age, presents with a history of multiple neurological complaints. एक नहीं, दो नहीं, multiple complaints that cannot be explained by the presence of a single CNS lesion. एक lesion से नहीं, ये नहीं हम कह सकते frontal lobe में मसला है, parietal lobe में मसला है. different जगहों के मसले को बताए कि neurological deficits. In other words, suspect the diagnosis when a patient presents with multiple neurological deficits separated by time and space. बिकॉज मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज़ डिसमिनेशन इन टाइम एंड स्पेस. क्या मतलब ये हुआ कि एक लेजन लेट सपोज कुछ महीने पहले आया, फिर दूसरा लेजन कुछ टाइम बाद आया, 2-3 महीने बाद आया, फिर तीसरा लेजन और 2-3 महीने बाद आया. तो इट इज़ सेपरेटेड बाय टाइम प्लस स्पेस का. अगर कुछ फ्रंटल पे आए लेजन तो कुछ पैरेटल पे आएंगे, कुछ टेम्पोरल पे आएंगे, कुछ ऑक्सीपिटल पे आएंगे. तो इट इज़ सेपरेटेड बाय टाइम एंड स्पेस. नंबर ऑफ ट्रिगर्स are known to exacerbate the disease like infection, trauma, climatic
डाइटरी रीजन से डाइटरी ट्रिगर में एग्जर्बेट द सिम्टम्स। प्रेगनेंसी में तो बहुत ज़्यादा एग्जर्बेट करती है, स्पेशली द 2 to 3 months फॉलोइंग बर्थ दे में एग्जर्बेट द सिम्टम्स। And uncomplicated multiple sclerosis typically has no adverse effect on the outcome of the pregnancy. Pregnancy में कोई मसला नहीं करता अगर multiple sclerosis is not complicated. How would you diagnose? You diagnose by having an MRI of the brain and spine. It's the most accurate test to diagnose multiple sclerosis. अच्छा, हम दूसरा टेस्ट इवोक रिस्पॉन्स पोटेंशियल भी करा सकते हैं और वो abnormal आएगा, लेकिन इसका abnormal आना कोई चीज़ like it's not something diagnostic because it's not a specific test. It's a limitation for this test to diagnose multiple sclerosis that many other tests, like many other neurological diseases, they give an abnormal result. So we cannot say that what response potential abnormal as a person has multiple sclerosis. Abnormal कैसे आता है? When there is abnormal conduction response to visual, auditory and somatosensory stimuli. तो ये तो बहुत सारी और भी neurological deficits में आ सकता है। तो हम लोग क्या कराते हैं? MRI ही कराते हैं, और क्योंकि MRI की सेंसिटिविटी 85 to 95% है, तो सेंसिटिविटी के लिहाज से हम MRI ही कराते हैं। वी डोंट गो फॉर इवोक रिस्पॉन्स पोटेंशियल। फर्दर और हम एक टेस्ट करा सकते हैं, दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के एनालिसिस का। इट रिवील्स माइल्ड प्लियोसाइटोसिस, चेंज इन द सेल्स साइज एंड शेप एंड टोटल प्रोटीन दैट आर एलिवेटेड, प्लस वन मोर थिंग, टोटल प्रोटीन अगर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो तो इट्स ऑब्वियसली अनयूजुअल एंड वी कैन हैव द डायग्नोसिस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। One more thing, if you find an elevated immunoglobulin G की oligoclonal bands in the CSF, 70 to 90% of the patients that presents with elevated oligoclonal bands in the CSF, they are the patients of multiple sclerosis. It's one of the findings. The finding is non-specific, but as a result, CSF or oligoclonal banding is recommended only when MRI is non-confirmatory, but clinical suspicion for multiple sclerosis remains high. ये सिर्फ 70 to 90% पेशेंट विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है। मतलब ये कि अगर एक पेशेंट का MRI आता है जिसमें लीजन्स नज़र आते हैं, तो फिर आप MRI के बेसिस पे उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस लेबल कर सकते हो, डायग्नोस कर सकते हो। बट इन केस इफ़ एन MRI इज़ नॉन कंक्लूसिव, देन यू कैन गो फॉर CSF, और अगर CSF में ओलिगोक्लोनल बॉडीज़ आती हैं, फिर आप उसे रिलेट करके कह सकते हो, यू कैन डायग्नोस विद द हेल्प ऑफ CSF, बट CSF इटसेल्फ इज़ नॉट अ सेंसिटिव और स्पेसिफिक टेस्ट। स्पेसिफिक हो सकती है बट इट्स नॉट सेंसिटिव कि पक्का मल्टीपल स्क्लेरोसिस होगा। हाउ वुड यू ट्रीट? मतलब ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं। एक क्लास ऑफ ड्रग्स है डिजीज़ मॉडिफाइंग थेरेपी, जिसको याद रखना है कि कभी प्रेगनेंसी में नहीं देना। दूसरा है कि जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करती है। तीसरा है ट्रीटमेंट फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ ड्यूरिंग एन एक्यूट एक्सर्बेशन। इन रिलैप्सिंग रिमिटिंग डिजीज़ 3 डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स हम यूज़ करते हैं, इंटरफ्रॉन बीटा A1, इंटरफ्रॉन बीटा AB and glatiramer acetate. Glatiramer acetate is also known as copolymer 1. और इसका जैसे मैंने बताया कि all disease modifying therapies are relatively contraindicated in pregnancy. Interferon and glatiramer should be stopped for a pregnancy. और प्रेगनेंसी से 2 महीना पहले पेशेंट को कहते हैं to start folic acid 5 milligrams every day for 2 months before conception. ठीक है, और फिर ये कुछ यूजेस हैं कि सेकेंडरी प्रोग्रेसिव डिजीज़ में इंटरफ्रॉन 1 बीटा एंड मिटॉक्सेंट्रॉन हैव बीन शोन टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सर्बेशन। और ये ड्रग्स मिटॉक्सेंट्रॉन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, नेटालिजुमैब, दे आर नॉट यूज फॉर द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द डिजीज़. नेटालिजुमैब इज एसोसिएटेड विद प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएंसेफेलोपैथी। और फर्दर ये बताया हुआ है कि जिनको स्पैस्टिसिटी है उन्हें बैक्लोफैन इज़ मोर इफेक्टिव। अब हर किसी को अपनी तरीके से जो भी क्लिनिकल फीचर्स हैं उसके, जैसे बताया था ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जो भी कॉम्प्लिकेशन है वो ट्रीट करते हैं। बैक्लोफैन देते हैं जिसको स्पैस्टिसिटी है, टेनाजिडीन एंड डायज़ेपाम देते हैं जिसको नॉक्टर्नल स्पैस्टिसिटी होती है बट आर लिमिटेड विद द यूज़ ऑफ डे टाइम सिम्टम्स बिकॉज ऑफ द इंटेंस सोमनुलेंस. डायज़ेपाम कॉजेज एक्सट्रीम स्लीप pain secondary to trigeminal neuralgia and diastasis responsible to carbamazepine, gabapentin, phenytoin, pregabalin, tricyclic antidepressants. अगर किसी का ब्लैडर हाइपर एक्टिविटी है तो उसको क्या देंगे हम लोग? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देंगे, ऑक्सीपिटाइनिन. व्हेयरएज यूरिनरी रिटेंशन, अगर बहुत ज़्यादा रिटेंशन हुई तो उसमें क्या देंगे? बेथानोकॉल, कार्बाकॉल, ठीक है, बेथानिकॉल कोलिनर्जिक देंगे.
Fatigue may be treated with amantadine, fluoxetine and erectile dysfunction with sildenafil acetate. तो ये है डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स, ये है उसके कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करने वाले. एंड द ट्रीटमेंट फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ ड्यूरिंग एक्यूट एक्जर्बेशन. अगर एक्यूट एक्जर्बेशन आता है तो उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं. एक्यूट एक्जर्बेशन आता है जैसे उसको तो हम सिम्टोमेटिकली ट्रीट करेंगे. प्लस यहाँ एक और 2 ड्रग्स लिखी हुई हैं. Fingolimod, it is an oral disease modifying medication that decreases the rate of MRI progression. प्लस दूसरी ड्रग है डालफेम्पिरिडीन. इट इज़ आल्सो एन ऑरल डिजीज़ मॉडिफाइंग मेडिकेशन दैट इंक्रीजेज द वॉकिंग स्पीड. वॉकिंग स्पीड कैसे इंक्रीज़ करती है वो मैकेनिज्म नहीं पता, लेकिन हाँ डालफेम्पिरिडीन इट्स अ यूनिक पोटेशियम चैनल ब्लॉकर एंड it is a disease modifying agent in multiple sclerosis. That's all about multiple sclerosis. One more thing, जो टेबल है मैकडोनल्ड्स क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस कि कैसे डायग्नोस करते हैं. अगर आप किसी को 2 और मोर अटैक्स आए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव क्लिनिकल एविडेंस विद एटलीस्ट 2 लीजन्स हैं, या फिर एक अटैक आया हुआ विद प्रायर 1 अटैक की हिस्ट्री, तो आप उसे ऐसे डायग्नोस कर देते हैं. यू डोंट नीड एनी एडिशनल टेस्ट. बट इफ देयर इज 2 और मोर अटैक विद जस्ट 1 लीजन, फिर आपको चाहिए होते हैं MRI. और इसी तरह फर्दर मैंने क्लासीफाई किया हुआ 1 अटैक विद 2 लीजन यू नीड एन MRI, 1 अटैक विद 1 लीजन आइसोलेटेड सिंड्रोम, लेस देन T2 लीजन, मतलब इस तरह टिपिकल रीजन्स के लीजन्स ना हो तो उसके हाथ से MRI से हम लोग डायग्नोस करते हैं. और डायग्नोसिस के बेसिस पे MRI से हम लोग हम देखते हैं और फिर उसको फिर लेबल करते हैं, डायग्नोस करते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस का केस है अभी के नहीं. और ये जैसे पॉजिटिव ये सब एविडेंस ऑफ ओलिगोक्विनोल बैंड और एलिवेटेड इम्यूनोग्लोबिन IgG index. This also helps in the diagnosis of multiple sclerosis. So this was all about it. Jazakallah khair.